जैसे हम कभी कभी अपना खाने का स्वाद स्विच करते हैं, गानों की प्लेलिस्ट स्विच करते हैं, लास्ट मोमेंट वीकेंड्स प्लान स्विच कर देते हैं, ठीक वैसे ही आज हमारी न्यूज़ का फ्लेवर भी थोड़ा अलग है, थोड़ा क्रिस्पी, थोड़ा स्पाइसी। और ये स्विच का फ्लेवर मिलेगा एक नए अंदाज में, खबरें जो आपसे सीधा कनेक्ट करेंगी और आपको इंफॉर्मेटिव रखेंगी। हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं लाते, हम आपकी क्यूरियोसिटी का स्विच ऑन कर देते हैं, डीप डाइव करते हैं ताकि आप सिर्फ सुनो ही नहीं समझो भी। इस बुलेटिन के आधे घंटे में हम आपको जो रिपोर्ट्स दिखाएंगे, अगर आपको वैसे ही और रिपोर्ट्स देखनी है तो आपको बता दूं कि स्विच अवेलेबल है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 24/7। तो चलिए बिना किसी बफरिंग के स्विच करते हैं आज के स्विच बुलेटिन पर। मैं हूं सिमरन और मैं हूं गरिमा। गरिमा, कल की ही बुलेटिन में हम बात कर रहे थे कि इजराइल कैसे हमेशा अपने डिफेंस में आगे रहता है। एक छोटे से देश ने अपने दुश्मनों के नाक में दम कर दिया है। हाँ, इजराइल में कुछ बात तो है, वो एक साथ अपने तीन दुश्मनों से निपट रहा है, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान। अब इसमें चाहे आप डिफेंस ले लो या फिर उनकी जो स्पाइंग एजेंसी है मोसाद, उसे ले लो, इजराइल की तारीफ तो करने लायक है। ऐसा ही कुछ इंडियन आर्मी को भी लगता है। तभी इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इजराइल की तारीफ की है। उन्होंने इजराइल द्वारा लेबनान में किए गए पेजर अटैक को एक मास्टर स्ट्रोक बताया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है इजराइल के लिए, जानिए वैभव की इस रिपोर्ट में। The shell company which have been created is something which is a master stroke by Israel has decided very clearly that Hamas is primary focus which I must maintain. बीते कुछ दिनों में इजराइल ने अपना फोकस गाजा से हटाकर लेबनान पर केंद्रित कर दिया है। शुरू में उन्होंने यहां हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया, फिर ग्रुप के प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार दिया गया। हिजबुल्लाह के नेटवर्क को तमाम करने के लिए जो इजराइल ने सबसे शातिर टेक्निक अपनाई वो पेजर ब्लास्ट की थी। पिछले महीने यानी 17 सितंबर को लेबनान में धड़ाधड़ पेजर डिवाइसेस में धमाके हुए थे। वहीं अगले ही दिन 18 सितंबर को पेजर्स के साथ साथ वॉकी टॉकी और हैंड हेल्ड रेडियोज में भी ब्लास्ट होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों में 40 लोग मारे गए थे और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। बता दें कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इजराइल के इसी हमले और इसी रणनीति की तारीफ की है। सेना प्रमुख ने बताया कि ऐसी योजना बनाने में सालों की तैयारी लग जाती है और इजराइल ने इस बार कुछ अलग करके दिखाया है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इजराइल ने अपने इस प्लान को समय देकर और चालाकी से अंजाम तक पहुंचाया था और एग्जीक्यूट किया था। इजराइल के प्लान को डिकोड करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक फर्जी कंपनी का सहारा लिया था। हंगरी की एक कंपनी ने ताइवान की कंपनी का नाम लेकर, ब्रांड लेकर इस्तेमाल करके पेजर तैयार किए थे। बाद में हंगरी की कंपनी ने इन पेजर्स को हिजबुल्लाह को सप्लाई करना शुरू कर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि जिस तरह इजराइल ने सूझबूझ के साथ इन शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनियों को खड़ा किया है वो इजराइल का मास्टर स्ट्रोक था। आगे अपनी बात को समझाते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि आप जिस दिन से लड़ना शुरू कर देते हैं युद्ध उस समय शुरू नहीं होता, युद्ध उस समय शुरू होता है जब आप इसकी योजना बनाना शुरू करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। दरअसल जनरल द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग में शिरकत करते हुए इस पूरे मामले पर अपने बयान दिए थे। जब उनसे लेबनान में पेजर ब्लास्ट हमले के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इजराइल के बारे में ये कहा। And if you see the pager, what you're talking about, it's a Taiwan company being supplied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. And for that, it requires years and years of preparation. So it means they were prepared for it. And that is what it counts, that the war does not start the way you start fighting. It starts the day you start planning. अब गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस पेजर हमले की सेना प्रमुख तारीफ कर रहे हैं और इजराइल की वाहवाही कर रहे हैं, इजराइल उस हमले की जिम्मेदारी ही नहीं लेता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जब 18 सितंबर को यह हमला हुआ था, पेजर हमला हुआ था, तो लेबनान की सरकार ने सीधे सीधे इजराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। इस हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा था। हालांकि सबसे शातिर अटैक की इजराइल ने जिम्मेदारी ही नहीं ली है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस दौरान अपने मंत्रियों को कोई भी इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया था। अब कहे ना कहे भी कोई शक की बात नहीं है कि हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए ये पेजर अटैक इजराइल नहीं करवाया था। वो जिम्मेदारी ले या ना ले, इस हमले में सबसे ज़्यादा फायदा इजराइल को ही हुआ था, तो ये हमले उन्होंने करवाए होंगे। पेजर अटैक के अलावा आर्मी चीफ ने इजराइल की पीठ थपथपाते हुए उनके डेडिकेशन की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इजराइल का पहला टारगेट हमास था और पहले हमास के खात्मे पर ही ध्यान दिया गया और अब हिजबुल्लाह की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है। Israel has decided very clearly that Hamas is primary
focus which I must maintain. He is completely, firstly, wiped out the Hamas opposition. Thereafter, he said, okay, let me see on the other side. वेल, इंडियन आर्मी ने जो बात कही है उसमें दम तो है ही, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये है कि इजराइल और हमास की जंग में लेबनान, ईरान, सीरिया ये सब कैसे पहुंच गए? इसका जवाब है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक पॉलिटिकल टर्म है जो कि एक अनऑफिशियल अलायंस को रेफर करता है। आसान भाषा में समझे तो एक दुश्मन से निपटने के लिए उसके बाकी सभी दुश्मनों का एक हो जाना। सिमरन, सुनने में तो ये काफी भारी भरकम टर्म लग रहा है, किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म का पार्ट भी लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो असल कहानी है ना, वो बॉलीवुड की किसी फिल्म से कम नहीं है। क्या है इसकी पूरी कहानी, आप देखिए हरीम के इस रिपोर्ट में। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास की जंग के बीच पहले लेबनान में तनाव बढ़ा, फिर उधर इजराइल और ईरान के बीच भी तनातनी शुरू हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग लेबनान और ईरान तक कैसे पहुंची? इसका जवाब छुपा है द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में। सबसे पहले बताते हैं क्या है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक पॉलिटिकल टर्म है जो एक अनऑफिशियल अलायंस को रेफर करता है। कहते हैं कि ये अलायंस ईरान की मदद से खड़ा हुआ है। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप में फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक और सीरिया के कुछ विद्रोही संगठन आते हैं। जैसा कि नाम सुनकर समझ आ रहा है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो अपने घोषित लक्ष्य के मुताबिक रेजिस्ट या विद्रोह करता है। ये किस चीज का विद्रोह करता है? इस अलायंस का दावा है कि ये इजराइल और एंटी मुस्लिम नेशंस के अगेंस्ट काम करता है। समझने वाली बात यह है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान बैक्ड ग्रुप्स का एक अनऑफिशियल अलायंस है। मतलब कहीं आधिकारिक तौर पर नहीं लिखा है कि इससे जुड़े गुट एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन मोर और लेस ये एक जैसा काम ही करते हैं। जो कि ईरान की इजराइल और अमेरिका से कट्टर दुश्मनी है, लिहाजा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खास तौर पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ काम करता है। तो एक एक करके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल इन ग्रुप्स की इजराइल से बढ़ती दुश्मनी पर नजर डालते हैं। हमास वर्सेस इजराइल। वैसे इजराइल और हमास के बीच लंबे टाइम से संघर्ष चल रहा है। हमास फिलिस्तीन की आजादी के लिए इजराइल के खिलाफ जंग लड़ता रहा है, लेकिन जंग का सबसे ज्यादा असर गाजा पट्टी पर देखा जाता है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गाजा पट्टी की जमीन से ही इजराइल की तरफ 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे थे। इन हमलों में इजराइल के करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, हमास के आतंकियों ने सुरंग के जरिए घुसपैठ की और इजरायली नागरिकों का कत्लेआम किया। हमास के आतंकी 251 इजरायलियों को बंधक बनाकर भी ले गए। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के खात्मे तक गाजा पर हमले जारी रहने की बात कही। हालांकि 1 साल बीतने के बाद भी अब तक इजराइल ना अपने सभी बंधकों को वापस ला पाया है, ना ही हमास को जड़ से खत्म कर पाया है। हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल। लेबनान में हिजबुल्लाह शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल विंग है। लेबनान की सिविल वॉर के बाद बाकी समूहों ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन हिजबुल्लाह ने जंग जारी रखी थी। साल 2000 में इजराइल गृह युद्ध से पीछे हट गया, लेकिन हिजबुल्लाह को मौके की तलाश थी। 2006 में वो मौका आया और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 5 हफ्ते तक जंग चली। उस समय हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट्स छोड़े। फिर गाजा की लड़ाई के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर से इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने आ गए हैं। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है और हिजबुल्लाह भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह पर पूरा डिटेल वीडियो आप हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हूती विद्रोही वर्सेस इजराइल। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तीसरी फोर्स हूती विद्रोही संगठन है। हिजबुल्लाह की तरह ये भी एक हथियारबंद समूह है जिसे शिया जैदी समुदाय के लोगों का ग्रुप कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1990 से मानी जाती है, जब वहां यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह से लड़ने के लिए इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। हूती नाम इस संगठन के फाउंडर हुसैन अल हूती के नाम से आया है। हूती विद्रोहियों का यमन में इतना प्रभाव है कि वो कई जगहों पर टैक्स वसूलते हैं और वहां उनकी अपनी करेंसी भी है। यमन के इस विद्रोही गुट ने रेड सी में आतंक मचा रखा है। वैसे तो हूती की स्थापना 90 के दशक में हुई थी, लेकिन 2014 में ये मजबूती से उभरा। यमन के एक बड़े हिस्से में हूती विद्रोही गुट का कब्जा है। गाजा पर जारी इजरायली हमलों के खिलाफ हूती विद्रोहियों ने रेड सी में इजरायली जहाजों को टारगेट किया था।
अमेरिका कई प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगा चुका है कि हूती ग्रुप को ईरान से फंडिंग और हथियार मिलते हैं, हालांकि ईरान इससे इनकार करता रहा है। इसके बाद है इराक और सीरिया में विद्रोही संगठन वर्सेस इजराइल। ईरान ने इसके साथ ही इराक और सीरिया में भी शिया मिलिशिया समूहों को पालने पोसने में मदद की है। 2003 में इराक पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने वहां अपनी पहुंच बनानी शुरू की थी। ईरान की सालों की मेहनत से इराक में बदर ऑर्गेनाइजेशन और किताइब हिजबुल्लाह जैसी कई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को खड़ा किया, जबकि सीरिया में भी ईरान समर्थित कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। बहरहाल जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है, ये वॉर और बड़ी होने का डर बढ़ता जा रहा है। इस जंग में ईरान, लेबनान, यमन, इराक के साथ प्रॉक्सी मिलिशियाज का इन्वॉल्वमेंट यही दिखाता है कि वेस्ट एशिया में कंट्रीज के बीच डिवाइड कितना गहरा है। लेकिन इस सब का खमियाजा अगर कोई वाकई भुगत रहा है तो वो हैं यहाँ के इनोसेंट आम लोग। ये तो हुई इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात। अब अपने दिल्ली से सटे बॉर्डर की बात करते हैं, यानी सिंघू बॉर्डर की बात करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस बार किसानों को नहीं बल्कि 3 इडियट्स के रैंचों को रोका गया और गिरफ्तार भी किया गया। हालांकि अब उन्हें छोड़ दिया गया है। रैंचो से यहाँ गरिमा का मतलब है सोनम वांगचुक से, जिनसे 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान का कैरेक्टर इंस्पायर था। रिसेंटली वो दिल्ली आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। उनकी इंजीनियरिंग की तरह ही उनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है ना, वो भी थोड़ा यूनिक है। सोनम वांगचुक और उनके साथी लद्दाख से दिल्ली किसी प्लेन या ट्रेन से नहीं आए, बल्कि इन लोगों ने एक लंबी पद यात्रा निकाली। क्या है पूरा मामला? क्यों सोनम वांगचुक को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए दिल्ली आना पड़ा? क्यों उनके साथ करीबन 150 से भी ज्यादा लोग दिल्ली आए हैं? जानिए इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। लद्दाख के लिए लड़ाई, दिल्ली तक चढ़ाई। सबसे पहले जानते हैं कि सोनम वांगचुक से जुड़ा ये मामला क्या है। उन्हें प्रदर्शन के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ा? उनकी मांगे क्या हैं आखिर? सोनम वांगचुक और उनके साथी चाहते हैं कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण मिले। इससे स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन और सरकार में अधिकार मिल जाएगा। पिछले 4 साल से लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और लेह एवं करगिल जिलों में अलग लोकसभा सीटों की मांग और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ऐसे में वांगचुक ने मोदी सरकार से राज्य की मांग की और लद्दाख में एक और संसदीय सीट बढ़ाने की भी मांग की। मांगों को लेकर सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के कई लोग साल 2019 से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली आने से पहले वांगचुक 21 दिन की भूख हड़ताल पर रहे थे। जब दिल्ली तक वांगचुक की आवाज नहीं पहुंची तो थक हारकर उन्हें लद्दाख से दिल्ली आना पड़ा। 150 से भी ज्यादा लोग किसी फ्लाइट या ट्रेन से नहीं आए। इन लोगों ने एक लंबी पदयात्रा की। लेह एपेक्स बॉडी ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर इस पदयात्रा का आयोजन किया था। लेह से 1 सितंबर को निकले पदयात्रियों ने चुनावी राज्य हरियाणा को छोड़कर पूरा रास्ता पैदल ही तय किया। हरियाणा में वो बसों में सवार हुए, लेकिन ऐसी बुनियादी मांगे जिनमें एनवायरमेंट से जुड़े इश्यूज भी इंक्लूडेड हैं, इसके लिए आवाज उठाने के लिए भी इन लोगों को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया और अलग अलग थानों में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। लेह एपेक्स बॉडी ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर इस पदयात्रा का आयोजन किया था। मार्च को शुरू करते हुए वांगचुक ने उम्मीद जताई थी कि गांधी जयंती पर दिल्ली पहुंचने पर सरकार उन्हें अच्छी खबर देगी, लेकिन 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचने से पहले ही उन्हें और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनम वांगचुक को बवाना पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जबकि अन्य पदयात्री दिल्ली हरियाणा सीमा पर 3 अन्य पुलिस स्टेशनों में थे। सोनम वांगचुक को लगभग 36 घंटे तक हिरासत में लिया गया। उनकी हिरासत के खिलाफ लद्दाख में भी बंद का ऐलान किया गया। वांगचुक और उनके सपोर्टर्स को हिरासत में लिए जाने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इन सब से मुलाकात करने का ऐलान किया। मंगलवार को जब आतिशी बवाना पुलिस थाने पहुंची तो उन्हें भी बाहर ही रोक दिया गया और वो उनसे नहीं मिल पाई। जब ये पूरा मामला उछला और सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, तब क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को 2 अक्टूबर की शाम को पुलिस ने रिहा कर दिया। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 अक्टूबर को रिहाई के बाद सोनम वांगचुक और लद्दाख से आए बाकी लोगों ने महात्मा गांधी के स्मारक राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की भी घोषणा की।
सुनिए सोनम वांगचुक ने मीडिया से क्या कहा। तो 50 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। मेमोरेंडम दिया है कि लद्दाख को वो ऐसे संवैधानिक प्रावधानों में संरक्षित करें जिससे कि हिमालय संरक्षित रहे। तो लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल है संविधान का ऐसा प्रावधान जो कि जनजातीय स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन का, गवर्नेंस का जिम्मेदारी देता है, स्टीवर्डशिप की जिम्मेदारी, और पूरे हिमालय में स्थानीय लोगों को सशक्त करना चाहिए, उनको ये जिम्मेदारी देना चाहिए क्योंकि वो रहते आए हैं, रहेंगे, वो बेहतरीन संभाल पाएंगे। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, वांगचुक सरकार के साथ बैठक के लिए कुछ और दिनों तक दिल्ली में रह सकते हैं। सोनम वांगचुक ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें और उनकी चिंताओं के समाधान के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ फिलहाल उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा कि सोनम वांगचुक तो अभी कुछ दिन दिल्ली में ही रहने वाले, उनका अड्डा दिल्ली होने वाला है। उधर कुछ दिनों से सुनीता विलियम्स का अड्डा स्पेस बना हुआ है। हालांकि वो वहां किसी प्रोटेस्ट के लिए नहीं गई हैं। जोक्स अपार्ट, सुनीता विलियम्स वहां नासा और बोइंग के एक मिशन के लिए गई थी। सुनीता विलियम्स का जो मिशन है वो 8 दिनों का था, पर स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से उन्हें स्पेस में ही रुकना पड़ा। विलियम्स को रेस्क्यू करने वाला स्पेसक्राफ्ट अब उनके पास पहुंच चुका है, पर फिर भी उनके आने में लंबी देरी है। ये देरी क्यों है, उसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। ये रेस्क्यू स्पेसक्राफ्ट जो 29 सितंबर 2024 को आईएसएस पर पहुंचा, बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के इश्यूज के कारण विलियम्स के स्पेस में अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंशन को एड्रेस करने के लिए लॉन्च किया गया था। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अपने फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ बोइंग के पहले क्रूड स्टारलाइनर फ्लाइट का हिस्से के रूप में आईएसएस पर थोड़े समय के लिए रुककर वापस आने वाली थी। यही इस पूरे मिशन का एम था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टारलाइनर के टेक्निकल प्रॉब्लम्स जैसे थ्रस्टर फेलियर और हीलियम गैस लीकेज के कारण नासा ने स्पेसक्राफ्ट को क्रूड रिटर्न जर्नी के लिए ज्यादा रिस्की माना। स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन, जिसमें नासा एस्ट्रोनॉट निक हेग, रॉस्कोमॉस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोब्रुनोव को स्पेसिफिकली विलियम्स और विल्मोर के सेफ रिटर्न ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन उनकी वापसी अभी कुछ महीने दूर है और अब उनका रिटर्न फरवरी 2025 के लिए शेड्यूल किया गया है। इस एक्सटेंडेड स्टे के पीछे कई कारण हैं, चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला रीजन है क्रू रोटेशन लॉजिस्टिक्स। नासा ने केयरफुली क्रू रोटेशंस प्लान की है ताकि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कंटिन्यूअस ऑपरेशंस मेंटेन कर सके। एक इमीडिएट रिटर्न इन शेड्यूल्स को डिस्टरप्ट कर देगा और स्टेशन को अंडर स्टाफ्ड छोड़ देगा। आईएसएस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो ये सारे एस्ट्रोनॉट्स ही करते हैं। दूसरा रीजन है साइंटिफिक मिशन कंटिन्यूटी। विलियम्स फिलहाल ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं जो उनकी एक्सपर्टीज और कंटिन्यूअस प्रेजेंस को रिक्वायर करती है। सुनीता विलियम्स एक काफी रिनाउंड एस्ट्रोनॉट है और वो एक रिकॉर्ड होल्डर भी रही हैं। आईएसएस पर उन्होंने बहुत कुछ पहली बार किया है, जैसे कि स्पेस में पहली बार मैराथन उन्होंने ही रन किया था। तीसरा है प्रिपरेशन टाइम। एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से हैंडओवर करने और रिटर्न जर्नी के लिए तैयार होने के लिए समय चाहिए होता है, जिसमें री एंट्री और अर्थ ग्रेविटी से रीएडजस्टमेंट के लिए फिजिकल कंडीशनिंग भी शामिल होता है। इन पॉसिबल रीजंस में मिशन ऑब्जेक्टिव्स का मैक्सिमम फायदा उठाना भी है। नासा सुनीता विलियम्स के एक्सटेंडेड स्टे का पूरा लाभ उठाकर उसे आईएसएस पर एडिशनल साइंटिफिक टास्क और मेंटेनेंस वर्क भी करवा रहा है। सुरक्षा भी यहाँ पर एक मेन रीजन है। मिशन एक्सटेंशन के अनएक्सपेक्टेड नेचर के कारण सुरक्षित वापसी के लिए केयरफुल प्लानिंग और तैयारी काफी जरूरी है। अपने एक्सटेंडेड स्टे के दौरान विलियम्स ने आईएसएस की कमांड संभाली है, जो उनकी लीडरशिप स्किल्स और अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में अडेप्टेबिलिटी को दिखाता
दिखाता है। ये स्थिति स्पेस मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस को भी हाईलाइट करता है और बैकअप प्लान्स की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है इसे भी उभारता है। एक बार फिर से अगर हम स्टारलाइनर मिशन का एक रिकैप करें तो नासा ने बोइंग और इलॉन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी के साथ करीबन 1 दशक से भी ज्यादा एक प्रोजेक्ट पर काम किया। इस प्रोजेक्ट का एम था ह्यूमंस को स्पेस में लेकर सुरक्षित जाना और वापस सुरक्षित लेकर आना। इलॉन मस्क के ड्रैगन स्पेसएक्स ने ये काम बखूबी कर दिखाया, लेकिन बोइंग द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट स्टारलाइनर, जिसमें बैठकर सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर आईएसएस गए थे अपने 8 दिन के मिशन के लिए, वो सक्सेसफुली वापस नहीं आ पाए क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में काफी टेक्निकल खराबीज आ गई, जिस वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट वहां फंस गए। हालांकि स्टारलाइनर 6 सितंबर को वापस धरती पर आ गया बिना विलियम्स और विल्मोर के। नासा ने कहा था कि वो स्टारलाइनर पर हुई टेक्निकल फेलियर्स की जांच करेंगे। चलिए, कम से कम अब इन दोनों का रेस्क्यू स्पेसक्राफ्ट तो इनके पास पहुंच चुका है आईएसएस पर। अब फरवरी में ये वापस भी आ जाएंगे। एज फार एज बोथ द एस्ट्रोनॉट्स आर कंसर्न्ड, उन्होंने अपने पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि वो अपना टाइम आईएसएस पर एंजॉय कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का इजराइल की तारीफ करना, इजराइल का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से लड़ना, सोनम वांगचुक को दिल्ली बॉर्डर पर रेजिस्टेंस फेस करना और सुनीता विलियम्स का घर वापस नहीं आना, सबकी डिटेल्ड रिपोर्ट हमने आपको आज के स्विच बुलेटिन में दी है। एंड आई होप इतने डिटेल एक्सप्लेनर्स के दौरान आपने चैनल स्विच तो नहीं किया होगा। और ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स, इंटरेस्टिंग ग्राउंड रिपोर्ट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलेंगे स्विच के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। सो कीप वॉचिंग स्विच।